वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का मैं एडवोकेट विकास रजावत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 72 तक कंप्लीट कर ली थी, 68 से लेकर 72 तक कंप्लीट कर ली थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ मैंने कंपेयर करके पढ़ाया था आपको। जो पिछली सेक्शंस थी उसमें हमने आपको बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट है जो लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे अटेस्टेशन होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर कैसे प्रूव करोगे, उस कोर्ट को कैसे प्रूव करोगे, क्या प्रक्रिया होगी, कब आपको विटनेस के लिए बुलाना पड़ेगा, अगर विटनेस नहीं है तो क्या प्रक्रिया होगी, और कोई डॉक्यूमेंट है जो लॉ के द्वारा उसकी अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं है और फिर भी वो अटेस्ट करवा लिया गया है तो तब वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव होगा। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर कैसी होगी, उसका लिए प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको कोर्ट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करना होगा और कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस के लिए यहाँ से बन सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लियर कर दी थी। उससे आगे की सेक्शंस जो है 73 से लेकर 75, उन सेक्शंस को हम आज पढ़ेंगे और ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ही बात करता है क्योंकि चैप्टर 5 ही चल रहा है, तो इसके अंदर ही भी डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। जो पिछली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पिछली वीडियो जरूर मेरी डेफिनेशंस वाली देखनी चाहिए। उसके बाद ही आप मेरी जो ये वीडियोस जो हैं इनके अंदर का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक छोटे से छोटी चीज भी आपको समझाता चलूं, पर इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे पुराने वीडियोस जो हैं उनको रिपीट करें। उनके अंदर स्टार्टिंग में मैंने एक डेफिनेशन को बहुत विस्तार के साथ आपको समझाया हुआ है। तो आज की जो सेक्शन है वो 73 से लेकर 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। जैसा कि हम नए लॉ के साथ कंपेयर कर पढ़ते आए हैं, तो आज नए लॉ के अंदर सेक्शन जो होंगी 72 से लेके 74 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, तो कंपेयर करके ही मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 की, तो ये जो सेक्शन 73 है, जो ये सेक्शन जो 73 है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर क्या हो जाती है 72। ठीक, पहली बात तो आप ये याद रखो कि जो सेक्शन 73 थी हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 72 हो जाएगी, जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ। क्या बात करती है ये सेक्शन, उसको समझ लेते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन किस चीज की कंपैरिजन? ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर की कंपैरिजन, राइटिंग की कंपैरिजन, और किस चीज की? सील की, विथ अदर एडमिटेड और प्रूफ। तो ये कंपैरिजन करवा रहा है सिग्नेचर्स की, राइटिंग्स की और सील की। सील वो मुद्रा, राइटिंग आपकी लिखावट होगी, सिग्नेचर आपको पता ही है। विथ अदर एडमिटेड और प्रूव्ड, अदर के साथ जो एडमिटेड है और प्रूव हो चुके हैं, जो प्रूव्ड है। अब एडमिटेड क्या होता है कोर्ट के अंदर और प्रूव्ड क्या माना जाता है, इसके लिए आपको प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो प्रूव्ड मैं कई बार समझा चुका हूं, इसके लिए आप मेरे पीछे की वीडियोस देखो, आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा प्रूव क्या होता है। अब हम सेक्शन 73 पे चल रहे हैं। आई होप कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई होगी। तो सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज की बात करते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझा दूंगा। तो सबसे पहले बेयर एक्ट को समझते हैं। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ सिग्नेचर, राइटिंग और सील इज दैट ऑफ द पर्सन by whom it purports to have been written or made
any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been person by whom it purports to have been written or made any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written, made by the person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. पहले इतनी चीज को हम समझ लेते हैं। ये आपको इजीएस्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सेक्शन जो है वो ये कहना चाहती है कि असर्टेन करने के लिए कि क्या कोई सिग्नेचर, कोई राइटिंग या कोई सील उस व्यक्ति की है, दैट पर्सन मतलब उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा गया है या किया जाना परपोर्ट्स है, तात्पर्य है कि किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृति है या न्यायालय को सर्टिफिकेशन कर दिया हो, न्यायालय को क्या कर दिया हो, कोर्ट को एडमिटेड टू प्रूव द सर्टिफिकेशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को सर्टिफाइड कर दिया हो, प्रूव करके कि ये चीज प्रूव है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया है, कि यह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया है जिस व्यक्ति ने, जिसे साबित किया जाना है, जिस डॉक्यूमेंट के साथ उसके साथ कंपेयर की जा सकेगी, तुलना की जा सकेगी। जो लास्ट बात करी है, although the signature, writing और seal has not been produced, यद्यपि सिग्नेचर, राइटिंग, सील प्रोड्यूस नहीं किए जा चुके हो किसी अदर पर्पज के लिए प्रूव करने के लिए। सिंपल सा मैं इजीएस्ट वे में समझाता हूं, कितनी टफ आपको इसकी लैंग्वेज लग रही है उससे कहीं ज्यादा इजी है। हाँ, नए लॉ के अंदर जो मैंने ये रेड से लिखा ये चीज हटा दी क्योंकि ये चीज रिपीट हुई थी, इससे कोई सेक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज रिपीट हुई थी। सेम आप देखोगे नीचे भी यही चीज लिखी है तो ये रिपीट थी इसलिए इसको हटा दिया है, तो उसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। पर जो चीज हटाई है आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो समझते हैं सबसे पहले वही बात, एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंटेंट है, कुछ लिखा हुआ है, ये सिग्नेचर है और ये किसी की स्टैम्प है, ठीक है, व्हाटएवर ये स्टैम्प है। अब ये डॉक्यूमेंट है, तो ये जो सेक्शन कहने जा रही है कि असर्टेन करने के लिए कि कोई सिग्नेचर, अब कोई सिग्नेचर हो गया ये, ठीक है, कोई राइटिंग हो गई ये, और कोई सील हो गई है कि ये उस व्यक्ति की है और इजी करता हूं इसको, ये व्यक्ति है, थोड़ा सा और इजी करता हूं इसको, ये व्यक्ति है, इसका ये डॉक्यूमेंट है, इसमें इसकी राइटिंग, इसकी सिग्नेचर और स्टैम्प है। अब इस चीज को कोर्ट के अंदर प्रूव करना है, कैसे करोगे प्रूव? तो हमारी जो ये सेक्शन है ये क्या कहती है कि आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या कर लो, कंपैरिजन करा लो। अब ये भाई साहब का एक ही डॉक्यूमेंट है, अब इन्हीं की राइटिंग का एक डॉक्यूमेंट है,
ये सिग्नेचर है, ये इनकी मोहर हो गई, ठीक। तो ये जो सेक्शन ही जो कहना चाहती है, पहली बात तो ये कि ये जो डॉक्यूमेंट है, मान के चलो ये ए डॉक्यूमेंट है, इस ए डॉक्यूमेंट को, ये भाई साहब का जो डॉक्यूमेंट है, इसको अगर कोर्ट के अंदर है, उसको प्रूव करना, तो ये कैसे करेंगे? तो ये सेक्शन है वो हमें ये बता रही है कि इसका कोई जो दूसरा डॉक्यूमेंट हो ना, उससे हैंडराइटिंग कंपेयर कर लो आप। पहली बात सिग्नेचर की हो तो सिग्नेचर कंपेयर कर लो, सील की बात हो तो इससे सील कंपेयर कर लो, और साथ में ये हमें बता दिया कि ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट के अंदर प्रूव किया, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करा गया हो। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उसकी राइटिंग है, सील है, सिग्नेचर है, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करा गया हो और प्रूव कराया गया हो कोई किसी एनी अदर पर्पस के लिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोर्ट की सेटिस्फिकेशन के लिए आप उसको सेटिस्फाई करा देते हो, देन ओके। सिर्फ इस सेक्शन में इतना ही समझना है और इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हैंडराइटिंग, सिग्नेचर या मोहर उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर क्या करा, परपोर्ट किया है। तो कोर्ट की सर्टिफिकेशन के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आप कोई और डॉक्यूमेंट है उसी व्यक्ति की राइटिंग का, उसके सिग्नेचर है जिस पे सील हो, आप उससे क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। और साथ में ये हमें बता दिया कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो वो जरूरी नहीं है वो प्रोड्यूस करा गया हो और प्रूव करा गया हो फॉर एनी अदर पर्पस के लिए। इतनी सी बात है। दूसरा इसका सब क्लॉज, पहला सेक्शन सब सेक्शन समझ आ गया। सेकंड वाला समझते हैं। द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड figure for the purpose of enabling the court to compare the words or figure so written with any word or figure alleged to have been written by such person। पहली बात तो ये हो गई कि कंपेयर करा लो डॉक्यूमेंट मंगा के कोई। दूसरी बात ये करी कि कोर्ट में जो व्यक्ति है, कोई पर्सन जो व्यक्ति है जिससे कोर्ट को क्या करेगा, कोर्ट डायरेक्ट कर देगा। अब यही भाई साहब है, इनको डायरेक्ट कर देगा, ये डॉक्यूमेंट लाए इन्हीं को डायरेक्ट कर देगा, एक काम करिए आप लिखिए, आप सिग्नेचर करिए, आप अपनी सील लगाइए, तो उससे ही कंपेयर करा लेगा। समझे मेरी बात को? ये डॉक्यूमेंट मान के चलो लेके नहीं आए ये डॉक्यूमेंट। अब कोर्ट ने ये जो भाई साहब हमारे हैं, ये भाई साहब जो है हमारे आर भाई साहब मान लो, तो इनको कोर्ट बोल देगा कि आप यही लिखो एक डॉक्यूमेंट पे, इस पे साइन करके दिखाओ। इनको डायरेक्ट कर दे सकेगा कोर्ट। कोर्ट में डायरेक्ट चाहेगा तो कर सकेगा, चाहे तो ऊपर वाले से प्रूव करवा ले सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, चाहे तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड और फिगर फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर। तो क्या होगा, न्यायालय में जैसे कोर्ट में कोई उपस्थित व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन के लिए दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिसके बारे में अविगत है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए। बस सिंपल सा मतलब है, समझो कि उसको डायरेक्ट दे सकेगा और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकेगा कि हाँ भाई ये जो राइटिंग है इसी की है, मैच करा के देख लेगा, सिग्नेचर मैच करा के देख लेगा, कंपेयर करके देख लेगा। एक बात ये हो गई। तीसरी बात समझ लेते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइड ऑल्सो, ये सेक्शन अप्लाई होती है एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिगर और इंप्रेशन पर भी। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि ये सेक्शन वहां भी अप्लाई होगी जहां मॉडिफिकेशन नेसेसरी है, कोई
नेसेसरी है मॉडिफिकेशन किसके लिए? फिंगर इंप्रेशन के लिए। बस इतनी सी बात याद रखो। तो ये सेक्शन वहां पे अप्लाई है। एक लाइन के अंदर मैं अगर आपको सेक्शन का बताऊं तो एक डॉक्यूमेंट जो है जो किसी ने कोर्ट के अंदर परपोर्ट करा है उसको, कि उसकी हैंडराइटिंग की बात हो, चाहे उसके सिग्नेचर की बात हो, चाहे उसकी सील की बात हो, अगर उसको प्रूव करना है तो कोर्ट क्या करेगा? अपने सर्टिफिकेशन के लिए, कोर्ट को सर्टिफिकेशन के लिए कोर्ट क्या करेगा? कोई उसका दूसरा डॉक्यूमेंट है उससे उसको कंपेयर करवा लेगा। और ऐसे कंपेयर करने वाले डॉक्यूमेंट का जरूरी नहीं है कि उसको कहीं किसी अदर पर्पज के लिए प्रोड्यूस किया गया हो और वो प्रूव हो, उसे प्रूव किया गया हो। दूसरी कंडीशन ये बता दी कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति जो व्यक्ति है जिससे संबंधित वो है, उस व्यक्ति को आदेश दे देगा, डायरेक्ट कर देगा कि भाई यहां लिख के दिखाओ, सिग्नेचर करके दिखाओ, ठीक है। पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट कंपेयर द वर्ड और फिगर सो रिटन, और उससे कंपेयर करके इनेबल बना लेगा कोर्ट अपने आप को, और उसके ऊपर बता देगा कि हाँ इसी व्यक्ति की ये हैंड राइटिंग है, इसी व्यक्ति की ये सिग्नेचर है, इसी व्यक्ति की सील है। तीसरी बात ये बता दी कि ये जो सेक्शन है, जिसके सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है, ये किसी भी नेसेसरी नो जो मॉडिफिकेशन हो किसके लिए? फॉर फिंगर इंप्रेशन के लिए, उस पर भी अप्लाई होगी। एक बात ये होगी, बस इतनी सी चीज समझनी है। सिंपल सा आप कोर्ट के अंदर जाओ, एक डॉक्यूमेंट दो, अगर उसकी हैंड राइटिंग और ये सब चीजें प्रूव करनी है तो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए प्रूव कराई जाएंगी। और अब ये जरूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट, दूसरा जो डॉक्यूमेंट जिससे आप कंपेयर करा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई साहब उसको प्रोड्यूस करा गया हो किसी अदर पर्पज के लिए या प्रूव करा गया हो किसी अदर पर्पज के लिए। कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, देन उससे वो जस्ट आप कंपेयर करके देख लेंगे। दूसरी ये बात ये बता दी कि डॉक्यूमेंट ना हो के कोर्ट में अगर आप खड़े ही हो अपनी प्रपोर्ट करा वो डॉक्यूमेंट, तो जस्ट आप आपको ही आदेश दे देंगे कि लिख के दिखा दो, यही सिग्नेचर करके दिखा दो, सील लगा के दिखा दो, और उससे कंपेयर करके देख लेंगे बस। तीसरी बात ये बता दी कि जो ये सेक्शन है ये फिंगर इंप्रेशन पे भी लागू होती है। सिंपल सी बात है बस, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं इस सेक्शन के अंदर। बहुत ज्यादा इससे प्री के क्वेश्चन बनते भी नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना सा समझ लो बस, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बात कर लेते हैं सेक्शन 73A की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर क्या होगी? सेक्शन 73। जो 73A है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या हो गई है? 73। ठीक है। अब ये क्या बात कर रही है? प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। प्रूफ मतलब क्या? डिजिटल जो सिग्नेचर है उसके वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए प्रूफ, सिंपल सा समझो, डिजिटल सिग्नेचर के सत्यापन के बारे में प्रूफ। तो क्या होगा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में? कैसे डिजिटल सिग्नेचर को का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा कोर्ट के अंदर कि इसी व्यक्ति का ही है? यही तो क्वेश्चन उठेगा। कोई एक डॉक्यूमेंट दे रहा हो उस पर डिजिटल सिग्नेचर है, तो ये कैसे प्रूव होगा इसी व्यक्ति की डिजिटल सिग्नेचर है या इस व्यक्ति की सिग्नेचर नहीं है? तो वो ये सेक्शन बताती है 73A, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 73 हो जाती है। इन ऑर्डर टू असर्टेन, इन ऑर्डर टू असर्टेन, यह है असर्टेन, असर्टेन मतलब अभी निर्धारित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि कोई डिजिटल सिग्नेचर, वेदर अ डिजिटल सिग्नेचर is that of the person by whom it purports to have been affixed the court may direct। ये कहना चाह रहा है कि असर्टेन करने के लिए, अभी निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका लगाया जाना
परपोर्ट्स हैं, मतलब तात्पर्य है, तो न्यायालय क्या कर सकेगा, ऐसा डायरेक्ट कर सकेगा, मे डायरेक्ट ऐसा आदेश दे सकेगा। और ये डिस्क्रिप्शन है, मे है तो क्या डायरेक्शन दे सकेगा उसे समझ लेते हैं। दैट पर्सन ऑफ की जगह नए लॉ के अंदर और वर्ड यूज करा है, ऑफ को हटा दिया है, तो हम अब और कोई पढ़ते हैं। दैट पर्सन ऑफ द कंट्रोलर, तो बहुत इससे चेंज हो गया और लगाने से। अब दैट पर्सन मतलब जिसके सिग्नेचर है, या तो वो प्रूव कर सकता है कोई सर्टिफिकेट देके, और द कंट्रोलर जो नियंत्रक है उसका, जिसके कंट्रोल में वो सिग्नेचर जो है वो कर सकता है, और सर्टिफाई अथॉरिटी जो ऐसा सर्टिफिकेट इशू करती है डिजिटल सिग्नेचर का, वो अथॉरिटी कर सकती है टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो पहली बात ऐसे समझो एग्जांपल से, ये एक डिजिटल है, ठीक है। अब यहां पे डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना, इसके डिजिटल सिग्नेचर को, तो कैसे प्रूव होगा, तो कैसे होगा, तो एक तो वो व्यक्ति जिसने ये साइन करे हैं वो सर्टिफिकेट दे दे इस चीज का, या कंट्रोलर सर्टिफिकेट दे दे, या सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो प्रोड्यूस कर दे डिजिटल सर्टिफिकेट। पहली बात तो ये कि उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ठीक है। अब सर्टिफिकेट पहले दैट पर्सन ऑफ द कंट्रोलर था, खुद व्यक्ति नहीं, जबकि हम 65B का दे देते सर्टिफिकेट, ये है, ये जो भी है जेन्युइन है सिग्नेचर, कोई वो नहीं है। दूसरी बात समझे, एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की, ये थोड़ा सा टफ है पब्लिक की के बारे में, मैं अभी समझा देता हूं उसको। एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर certificate and verify the digital signature purported to have been affixed by that person। या तो जो डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्या होता है, जब डिजिटल सिग्नेचर बनता है तो उस टाइम पे जो बाइनरी कोड यूज होते हैं ना, उसको सिग्नेचर, उनको बोलते हैं हम पब्लिक की। तो दो पेयर की इस्तेमाल होती है और उनका यूनिक नंबर होता है हर किसी के सिग्नेचर का, तो वो होती है पब्लिक की। तो ये कह रहा है ये तो कोई अदर पर्सन हो जो पब्लिक की लिस्टेड है उनका सर्टिफिकेट दे दे। समझ पाया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई अन्य व्यक्ति दे दे, क्या दे दे, पब्लिक की दे दे। कोई अन्य व्यक्ति है वो अप्लाई करे पब्लिक की के लिए और ऐसा सर्टिफाइड कर दे, सत्यापित कर दे कि जेन्युइन है। इस व्यक्ति से वो तात्पर्य है, परपोर्टेड है, वो सत्यापित करे, वेरीफाई करे इस चीज को। तो दो चीजें, एक तो वो खुद सर्टिफिकेट दे दे, एक वो कंट्रोल जिसके कंट्रोल में वो सर्टिफिकेट इशू करे, या सर्टिफाई अथॉरिटी जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करे। तो तीन चीजें तो पहली वाली में बताई, वो तो खुद व्यक्ति या कोई कंट्रोलर या कोई सर्टिफाई अथॉरिटी क्या दे दे, सिंपल सी बात, कोर्ट के आगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे दे। अब इस सिग्नेचर को प्रूव करना, तो पहली बात ये कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है जो इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर ला रहा है वो सर्टिफिकेट दे दे, या जिसके नियंत्रण में ये रहते हैं डिजिटल सिग्नेचर कंट्रोलर वो दे दे, या जो अथॉरिटी इसको इश्यूज करती है वो दे दे सर्टिफिकेट, तो काम बन जाएगा। दूसरी बात ये कर दी कि कोई अदर पर्सन अप्लाई कर दे इस पब्लिक की को, जिस व्यक्ति से तात्पर्य है जो इसको सर्टिफिकेट देता वो क्या कर दे, पब्लिक की दे दे, और वो पब्लिक की को देके सर्टिफिकेट ना देके पब्लिक की दे दे, और उससे क्या कर दे, उसको सर्टिफिकेट दे दे, वेरीफाई करा दे, उसको सत्यापित करा दे। और पब्लिक क्या हो, पब्लिक की क्या होती है मैंने बता दी उसकी, एक्चुअल में ये यूनिक कोड टाइप के होते हैं, बस सिंपल सा ये समझ लो आप।
तो और इस सेक्शन में से ज्यादा समझने की जरूरत है, यानी डिजिटल सिग्नेचर कैसे अप्रूव होंगे कोर्ट के अंदर, चाहे वो खुद दे दे सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, चाहे वो कंट्रोलर के द्वारा दिला दे, चाहे वो अथॉरिटी दे दे कोई सर्टिफाइंग, या कोई अदर पर्सन अप्लाई कर ले पब्लिक की के लिए, जो जो कि लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसके अंदर पब्लिक की लिस्टेड होती है, और उससे वेरीफाई करा दे डिजिटल सिग्नेचर को purported to have been affixed by that person, जिससे वो तात्पर्य है। ये तो हुई 73A की बात। एक्सप्लेनेशन है इसका, इन्होंने डिलीट कर दिया है, पर डिलीट करने से इसका मंतर बहुत आ जाएगा। पहले ये लिखा था कि कंट्रोलर का मतलब क्या है, अब अगर जब डिलीट कर दिया तो अब कंट्रोलर का मतलब क्या समझा जाएगा? भाई जिसके भी कंट्रोल में होगा वो कंट्रोलर हो जाएगा, पर अभी तक लिमिटेड था। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोलर मींस द कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 17 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर अपॉइंट होगा, यहाँ पे कंट्रोलर का मतलब वही समझा जाएगा। पर अब नए लॉ में जो है 73 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर एक्सप्लेनेशन हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ये एक्चुअल में जो कंट्रोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अब कंट्रोलर जब एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे कहां से? तो इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाएगी अपने आप में ब्रॉड। तो कंट्रोल, जिसके कंट्रोल में हो वो सिग्नेचर, वो कंट्रोलर हो गया। अगर इस सेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो कंट्रोलर कौन हो गया? जिसकी सिग्नेचर उसमें हो। तो एक्सप्लेनेशन हटा दिया तो इसको ब्रॉड कर दिया है। हाँ, ऊपर जो चीज करी गई वो बिल्कुल सही करेगी। दैट पर्सन मींस जो पर्सन है, जो व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर रहा हो किसी तरीके से, तो उसको भी तो अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ऑफ हटा दिया वो तो ओके है, वो तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे और ही आना चाहिए था, दैट पर्सन और ही आना चाहिए था, ऑफ आना नहीं चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई डिजिटल सिग्नेचर है उसको अगर कोर्ट के अंदर प्रूव करना है तो कैसे करोगे? वो खुद व्यक्ति या कोई कंट्रोलर या सर्टिफाइड अथॉरिटी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दे कोर्ट के अंदर। इसके अलावा ये तरीके के अलावा दूसरा तरीका ये है कि कोई अन्य व्यक्ति हो, एनी अदर पर्सन, जो अप्लाई कर दे किसके लिए? पब्लिक की के लिए अप्लाई कर दे, जो कि लिस्टेड होती है किसके अंदर? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ। तो उनसे वेरीफाई करा दे डिजिटल सिग्नेचर को, और जो वेरीफाई कराएगा कौन? जो इससे संबंधित हो, परपोर्टेड हो। बस इतनी सी बात है। और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि 17 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर की डेफिनेशन है उसका मतलब यहाँ पे वही समझा जाएगा, बस बात खत्म हो जाती है। अब सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 74 हो जाती है। ये 74 एंड 75 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर 74 हो जाती है। और जो पहले सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करती थी और सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करती थी, तो अब सेक्शन जो 74 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वो पब्लिक एवं प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, मतलब दोनों को मिला के मर्ज कर दिया है, दो सेक्शन को एक सेक्शन बना दिया। और ठीक भी है, कोई इशू भी नहीं है, एक लाइन के लिए कोई सेक्शन बना दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक में बता दिया, डिफाइन कर दिया। तो समझते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब हमने सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि एक तरीका और है जिसके अकॉर्डिंग भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकोगे, उस सिचुएशन में भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकोगे। और वो सिचुएशन क्या थी? 74 की। वो जो सिचुएशन थी वो 74 की थी, और उसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे पा रहे थे, उसकी कॉपी आप दे पा रहे थे कि कोई अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी आप कॉपी दे दो, कहीं कोई समस्या नहीं है, है ना।
जो सेक्शन 65 थी उसमें बताया था कि व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसकी कॉपी दे दो और उसे एज अ सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा जाएगा और वो एडमिसिबल होगी। तो अब वही पब्लिक डॉक्यूमेंट जो डेफिनेशन थी मैंने उस टाइम पे आपको थोड़ी सी समझाई थी, आज मैं पूरी तरह से कंप्लीट सेक्शन समझा देता हूं उसको। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से होंगे? डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स। तो फॉर्मिंग द एक्ट्स, अब एक्ट्स का मतलब है अधिनियम से नहीं है, एक्ट्स का मतलब यहां पर उसके कार्यों से है। रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स मतलब उसके कार्यों के रिकॉर्ड, किसके? जो नीचे दिए गए इनके, इन व्यक्तियों के काम करते फॉर्मिंग द एक्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स, उनके कार्यों का रिकॉर्ड। ठीक है, समझते हैं। ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, पहली चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होगा? क्या होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट? तो पहली बात, सॉवरेन अथॉरिटी के कार्य हो कोई या उनके रिकॉर्ड्स हो कार्यों के। जो सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु अथॉरिटी है कोई, ठीक? तो ऐसी अथॉरिटी के क्या हो? कार्य हो उनके, या क्या हो उनके जो कार्य है उनके रिकॉर्ड्स, एक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। जनरली एक सॉवरेन अथॉरिटी है, कोई काम करती है, उस टाइम पे वो जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है ना, तो जो रिकॉर्ड बन रहा है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और जो कार्य करते वक्त चीजें करी जा रही हैं वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। पहली बात तो ये होगी। अब समझते हैं दूसरी बात, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। दूसरी बात समझी? पहली बात तो ये हो गई सॉवरेन अथॉरिटी के कार्य, ऑफिशियल बॉडीज के कार्य और उनके रिकॉर्ड्स कार्यों के, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। पब्लिक ऑफिसर्स के कार्य, पब्लिक ऑफिसर्स के एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स भी क्या कहलाएंगे? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो भारत के पब्लिक ऑफिसर्स, भारत की लेजिस्लेटिव, भारत की जुडिशियल, भारत की एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही किसी फॉरेन कंट्री के पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के कार्य और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स, इन पब्लिक ऑफिसर्स भारत के, लेजिस्लेटिव भारत की, जुडिशियल भारत की, एग्जीक्यूटिव भारत की, किसी फॉरेन कंट्री के पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव फॉरेन कंट्री की, जुडिशियल फॉरेन कंट्री की, एग्जीक्यूटिव फॉरेन कंट्री की। तो ऐसी जो कंट्री की जो ये है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, पब्लिक ऑफिसर्स के फॉर्मिंग दी एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ दी एक्ट्स जो होंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। तीसरी बात ये होगी, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऑफ फॉरेन कंट्री के क्या, सिर्फ इतनी चीजें, पब्लिक ऑफिसर्स के कोई कार्य, फॉर्मिंग दी एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ दी एक्ट्स, वहां की लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, सिर्फ इतने का ही पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और ये चीज इंडिया की सॉवरेन अथॉरिटी फॉरेन कंट्री के नहीं माने जाएंगे, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स फॉरेन कंट्री के नहीं होंगे। हाँ, ये जो थर्ड में बताई ये चीजें, सिर्फ इतनी चीज आपको समझनी है। पब्लिक रिकॉर्ड्स kept in any state or union territory of private documents। अब कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा गया है रिकॉर्ड के तौर पे, स्टेट रखती है या यूनियन टेरिटरी में रखा जाता है। अब ये इसको कैसे समझेंगे?
जैसे आप एग्जांपल ले लें, समझा देता हूं मैं आपको। आप मैरिज रजिस्टर कराते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर कराते तो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, उसको क्या रखती है, अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखती है। तो ऐसा रिकॉर्ड भी क्या कहलाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऐसे ही आप कोई और चीज समझ लो जिसको आप रजिस्टर्ड कराते हो या जिसको गवर्नमेंट डेटा के अंदर रखते हो और गवर्नमेंट उसको संभाल के रखती है। तो ऐसी जो रिकॉर्ड्स हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, सॉवरन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर्स किसके, भारत के या विदेश के, लेजिस्लेटिव किसकी, भारत की या विदेश की, जुडिशियल सिस्टम जो है वो भारत का हो या विदेश का, या एग्जीक्यूटिव भारत की हो विदेश की, इनके फॉर्मिंग द एक्ट्स, उनके जब काम करते हैं उस वक्त के कार्य जो करते हैं वो एक्ट्स, और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट, जो रिकॉर्ड होते हैं उन कार्यों के, वो सभी क्या कहलाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कि रखे गए हैं या रखे जाते हैं स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा पब्लिक रिकॉर्ड्स के लिए। अब उसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, सबसे बढ़िया मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ और डॉक्यूमेंट ले लो, आप अपने हिसाब से सोच लो जिसको सरकार रखती हो अपने पास, स्टेट रखता हो अपने पास। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। अब इस डेफिनेशन को आप देख लो कि एक आर्मी का कोई ऑफिसर काम कर रहा है, तो काम करते वक्त जो उसकी जो रूल बना रहा है वो, या कुछ भी कर रहा है, जो रिकॉर्ड्स वो तैयार हो रहे हैं उसके, वो सब क्या कहलाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब इसी का सबसेक्शन 2 है, एक्चुअल में जो सेक्शन 75 थी वही सबसेक्शन 2 बना दी है। जो 74 सेक्शन थी वो अभी तक चल रही थी, 75 है, इसका सब क्लॉज 2 बना दिया, इसीलिए 74 एंड 75 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो था उसकी एक ही सेक्शन बना दिया, 74 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ऑल अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट तो समझ गए आप कि इंडियन ऑफिसर्स के हो, इंडियन अथॉरिटी के हो, इन बॉडीज के हो, इंडियन कंट्रीज के हो, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स हो या फॉर्मिंग द एक्ट्स हो, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मिंग द एक्ट्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, तो इन्होंने कह दिया वो सभी डॉक्यूमेंट्स, केवल ऊपर के जो सबसेक्शन में हमने बताए हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो भी बचे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, बात खत्म। यहां पे लॉ मेकर्स उलझना ही नहीं चाहता था, क्यों बताएंगे क्या क्या है, हमने आपको ये बता दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट ये है, अब इसके अलावा जो बचता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट से आपको पता हो जाए, प्राइवेट डॉक्यूमेंट आप अपने आप समझ लो। तो डॉक्यूमेंट कोड के अंदर आता है, उसको ये पता करना है कि प्राइवेट है या पब्लिक, तो आप उठा के देख लो सेक्शन 74, और उसमें देखो क्या इंडियन अथॉरिटी इनमें से किसी में फॉल कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो प्राइवेट है, कर रहा है तो पब्लिक है, बात खत्म हो जाती है। तो ये तो बात हुई सेक्शन 74 की। अब इसमें एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसने एक टिप्पणी की हुई है, उसको समझते हैं, और ये आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है प्री का। 74 से प्री के क्वेश्चन आते हैं, सॉवरेन अथॉरिटी की जगह वो कुछ और डाल देता है, कोई और अथॉरिटी, यहां से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनाता है वो, कि कोई डॉक्यूमेंट है ऐसे स्टेट के अंदर रखा है ये डॉक्यूमेंट, कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आप देखो यार ये तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, क्या फर्क पड़ता है, स्टेट में रखा हुआ है, इसको रजिस्टर करा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस चीज का आपको बेसिस ध्यान देना है। तो ये जो जजमेंट है ये कहती है कि कॉपी ऑफ द चार्जशीट अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, चार्जशीट की कॉपी और उसके साथ जो आवश्यक जो है डॉक्यूमेंट उनकी कॉपी, वो नहीं है, आर नॉट पब्लिक, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इस डेफिनेशन के अंतर्गत वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
अदरवाइज अगर होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट तो बेशक हो, पर सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग जजमेंट जो है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2023 की लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें यह बताया कि जो कॉपी ऑफ चार्जशीट है, चार्जशीट की प्रतिलिपि जो है और उसके साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? विद इन द मीनिंग ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग चार्जशीट की कॉपी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप अगर देखो तो इसमें पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ इंडिया की बात करी गई है, तो पुलिस जो है वो किसकी हुई? इंडिया की। अब वो चार्जशीट तो वही तैयार कर रही है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने बता दिया कॉपी ऑफ चार्जशीट, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब कोर्ट के अंदर कोई क्वेश्चन उठता है उसी को तो कोर्ट डिसाइड करती है। ये क्वेश्चन उठा होगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से तो पूरा फिट बैठ रहा है। तो ये तो थी पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की बात। सेक्शन आज यहीं पे हम खत्म करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था 73 से लेकर हम 75 तक कंप्लीट करेंगे जो हो चुकी हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। Who amongst the following is an accomplice? Who amongst the following is an accomplice? इनमें से कौन सा सहपाठी है? बताओ। A prostitute, एक prostitute, a rape girl, एक rape girl, a spy, a person giving bribe under coercion, कोई व्यक्ति जो ब्राइब दे रहा है, रिश्वत दे रहा है दबाव में, तो कौन सा सहपाठी कहलाएगा क्राइम के लिए? मैं और आपको इजी कर देता हूं। तो जो प्रोस्टिट्यूट है वो बराबर की अकम्प्लाइज मानी जाती है। तो आंसर इज ए। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, कोई पकला बोलता है इसको, कोई पकाला बोलता है। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू, किससे संबंधित है ये केस? पकाला नारायण स्वामी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपल, अकम्प्लाइज, डाइंग डिक्लेरेशन, हॉस्टाइल विटनेस। बताओ। तो ये केस डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। आंसर इज सी। कन्फेशन इज इनएडमिसेबल। ये जो इस तरह के वर्ड लिखे होते हैं ना, इनएडमिसेबल, इन पे बड़ा गौर दिया करो। कई बार हम पढ़ लेते हैं कन्फेशन इज एडमिसेबल जल्दी में। इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज, अगर बनाई गई है एक्यूज के द्वारा तो इनएडमिसेबल होगी। कौन सी सिचुएशन में? टू अ मजिस्ट्रेट व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस, मजिस्ट्रेट के सामने बनाई गई हो और वो कस्टडी में हो पुलिस की, तो क्या ऐसी जो कन्फेशन है वो इनएडिसेबल होगी? सोचो आप। टू हिज फ्रेंड व्हाइल इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, बताओ। टू हिज फ्रेंड व्हाइल is not in the custody of a police officer. To a doctor while he is in the custody of a police officer. To a spiritual advisor under the inducement for the good of his soul. बताओ। तो
क्या होगा इसका आंसर? सोचो और बताओ फटाफट। बताओ। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सोचो बताओ, है तो इजी। कहां समस्या आ रही है इसमें? मजिस्ट्रेट ऑप्शन है नहीं। बी में वो अगर कस्टडी में बोल देता तो बी भी गलत हो जाता, पर इज नॉट इन दी कस्टडी ऑफ, कस्टडी में नहीं है तो रेलिवेंट हो जाएगा। टू अ डॉक्टर व्हाइल ही इज इन दी कस्टडी ऑफ अ पुलिस, बेशक डॉक्टर के सामने बनाई हो पर कस्टडी में तो पुलिस के लिए है तो इनएडमिसेबल हो जाएगी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। बताओ। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, मुझे पता ही सेक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, फिर भी बहुत सारी सेक्शन पढ़ ली तो मैं आपको ये इसी तरह से क्वेश्चन दूंगा मिक्सचर। री एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, कब पूछे जा सकेंगे? बताओ। एग्जामिनेशन इस चीफ में पूछे जा सकेंगे? बताओ। तो लीडिंग क्वेश्चन ओनली आस्क, बताओ, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन। और इसके लिए आपको सेक्शन पढ़नी है 143। अब एक ये असर्शन पढ़ लेते हैं। एन accomplice shall be a competent witness against an accused person। एक सह अपराधी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। रीजन लिखा है फिर, एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particular। कह रहे हैं ऐसा विटनेस जो बनेगा वो तब तक अनवर्दी ऑफ क्रेडिट रहेगा, कब तक? जब तक कि वो कोई पर्टिकुलर जो मटेरियल है उससे कोऑपरेट नहीं करा देता है। अब इसके ऑप्शन देख लो। कथन और कारण पढ़ लिए हमने। कथन तो ये था, एन accomplice shall be a competent witness against an accused person। और इसका रीजन, कारण क्या था? एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। Both A and R true, क्या दोनों सही है A और R? And R is the correct explanation of A। तो जो R है हमारा कारण है वो कथन की सही एक्सप्लेनेशन है। Both A and R true, बी ऑप्शन जो कह रहा है कि दोनों सही है, लेकिन जो आर है ना, जो रीजन है, इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्टेन जो है, असर्शन जो है, कथन जो है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है पर आर गलत है। डी ऑप्शन है वो ये कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपके हिसाब से बताओ क्या होगा? तो आंसर इज, ये पढ़ चुके हो और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आंसर इज ए। नेक्स्ट, अ कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज्ड। एक कन्फेशन एडमिसिबल होती है अगर वो बनाई गई हो अक्यूज के द्वारा। अब पुलिस ऑफिसर के सामने
किसी पुलिस ऑफिसर को बनाई गई हो, अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बनाई गई हो वाइल्स्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जब बनाई गई हो जब एक्यूज है वो डॉक्टर की कस्टडी में हो, या हिज फ्रेंड वाइल्स्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, उसके दोस्त के सामने बनाई गई हो जब वो पुलिस की कस्टडी में हो। पहली वाली में वो पुलिस को बना रहा है, दूसरे में वो डॉक्टर को बना रहा है पर कस्टडी में, तीसरा वो फ्रेंड को कर रहा है पर कस्टडी में, चौथा स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ इट्स सोल। द आंसर इज बी। द आंसर इज बी। Who amongst the following is not a competent witness? Who amongst the following is not a competent witness? कौन सा इनमें से competent witness नहीं है? A child, an idiot person, a lunatic person, lunatic होता पागल, a dumb person, डम हो मतलब हो गया गूंगा, एक गूंगा व्यक्ति। तो एक बच्चा, एक नालायक व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति और एक गूंगा व्यक्ति, तो कौन सा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है इनमें से? बताओ। आंसर इज बी। इन सारे ऑप्शन में जो बेस्ट है वो बी है, पर मैं इस क्वेश्चन को विवादित मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन का एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है सही। तो बेस्ट चूंकि जाना है तो बेस्ट के लिए एन इडियट पर्सन ही होगा। आंसर इज बी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर इससे आगे की सेक्शंस लेकर आएंगे, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और इजिली पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे और ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कंटिन्यू सीरीज को करता रहूंगा। सीरीज तो मुझे कंटिन्यू करनी ही करनी है, क्योंकि ये वीडियो जिस मोटिव और जिस पर्पस के लिए बनाई थी, मैंने स्टार्ट की थी, वो मोटिव मेरा पूरा फुलफिल हो रहा है। थैंक यू सो मच। किसी और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे इससे आगे की सेक्शन को लेकर फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।